क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एचडीएफसी लिमिटेड के तिमाही नतीजे Q4 रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। मुनाफे के आंकड़े में बढ़त देखने को मिली है। 44 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और आय में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है और इसी का असर है जो कि आप देख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में 2-2.5% तक की तेजी के साथ स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 4,425 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, जहां अनुमान हम लगाकर चल रहे थे कि मुनाफे के फ्रंट पर डेटा जो है 3,807 करोड़ तक आ सकते हैं। तो क्लियरली हमारे अनुमान से बेहतर है। 3,807 करोड़ का हमारा अनुमान था और 4,425 करोड़ का मुनाफा इस वक्त कंपनी ने पोस्ट किया है। स्टैंड अलोन एनआईआई की अगर बात करें 5,322 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जहां पर हमारा अनुमान 5,000 करोड़ का था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की तर्ज पर भी डेटा जो है, आंकड़े जो है वो पॉजिटिव आए हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी हमारे अनुमान से बेहतर बड़ा मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, विच इज अ पॉजिटिव। 360 करोड़ प्रोविजन का डेटा जो था वो भी बढ़कर यहां पर आता हुआ दिखा है। तो मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा है और साथ ही आय के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। खास तौर से कुछ चीजें जिन पर नजर रखनी थी, एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट का अनुमान और एसेट क्वालिटी की अगर बात करें चाहे बैंक्स हो या फाइनेंशियल्स हो, हम लगातार देख रहे हैं कि इनके एसेट क्वालिटी के लेवल्स जो वो काफी हद तक लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो पॉजिटिव है उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ बैंक्स में इन पर्टिकुलर और फाइनेंशियल्स में भी नजर आ रहा है। इसी के चलते मार्जिन के फ्रंट पर भी एक इम्पैक्ट है। बहरहाल अगर एचडीएफसी लिमिटेड इन पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो इसके केस में भी ओवरऑल एयूएम ग्रोथ जो है वहां पर भी काफी हद तक हेल्थी साइंस आते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियरली हम देख रहे हैं कंपनी ने एक बड़े डिविडेंड का भी ऐलान किया है और नतीजे नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं। एयूएम से एक्सपेक्टेशन करीब 7,34,894 करोड़ की थी और इस वक्त एयूएम के डेटा जो आएंगे वो हम आपके सामने रखते जाएंगे, लेकिन क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है। हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताएं कि इस तिमाही के नतीजों में होम लोन डिमांड का सिनेरियो कैसा, इस पर नजर रखनी चाहिए। आउटलुक विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स क्या रहेंगे और मर्जर एसेट क्वालिटी पर किस तरह की कमेंट्री आएगी, इस पर खास नजर होगी। गौरांग शाह बाजार के दिग्गज हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे पॉजिटिव हैं क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा है, मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान से भी बेहतर नतीजे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से मानी। इतिहास रहा है इस बैंक का जिस तरीके से निरंतर सकारात्मक आंकड़े लेकर के आते हैं और खास करके ऐसी परिस्थिति में जहां पर ऋण की मांग को लेकर के मार्जिन में बाकी अन्य बैंकों में हमने इजाफे होते हुए दिखे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है क्योंकि हर बार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे की तरफ एसेट क्वालिटी होती है इनकी और प्रोविजन भी काफी कम होते हैं और काफी लंबे समय से निवेश की राय है हमारी इस बैंक के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, और हमें लग रहा है कि अगर किसी को निवेश नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और हमारा ये मानना भी है कि इस वित्तीय वर्ष में भी और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी काफी चर्चा में रहेगा सकारात्मक कारणों को लेकर के। गुरांग, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है अब दोनों बैंक के मर्ज होने जा रहे हैं तो ये पॉजिटिविटीनेस आगे भी बरकरार रह सकती है एचडीएफसी और एचडीसी बैंक में। डिम्पी, मेरे ख्याल से एक ऐसी बैलेंस शीट खड़ी होगी जिसका मुकाबला कोई अन्य बैलेंस शीट नहीं कर सकती और एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही एंटिटी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीसी बैंक के ऊपर काफी लंबे समय से राय रही है, लेकिन अभी मर्जर होने जा रहा है तो एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट तो कड़ी होगी मगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इतनी बड़ी होगी। चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, आपने अभी आपको कहा कि जिनके पास नहीं है उनको अभी भी ले लेना चाहिए, ये इसी भाव पे प्लस करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट भी कर सकते हैं? भाव भगवान होता है ऐसी कहावत है शेयर बाजार में डिम्पी, और आप भाव का इंतजार करेंगे तो कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगाइए मत, लेकिन किस्तों में आप जोड़ते जाएं। जब भी कोई नीचे की तरफ की गिरावट आती है शेयर बाजार में या फिर कोई कारणवश स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में कोई कारण या खबरें उभर कर आती है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए स्तर के ऊपर।
लेकर जो कमेंट्री आएगी, उसके अलावा दो और चीज़ें जिस पर खास नज़र रखनी है, आउटलुक मार्जिन्स को लेकर क्या है और साथ ही लोन बुक ग्रोथ की सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं और इनके एक्सपेक्टेशंस होम लोन डिमांड को लेकर क्या है, इसका एक सीधा असर है जो कि ऑल इन ऑल इनके कारोबार पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो इन फ्रंट पर आपका आउटलुक क्या है? तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज निर्भर है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में हमने पिछले कुछ महीनों में मांग बढ़ती हुई दिखी है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए देखे हैं, और क्योंकि एक सकारात्मक कारण ये भी हो सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में जो क्रेडिट पॉलिसी आई तो विराम लिया है ब्याज दरों को लेकर के। और कल भी जब पावेल साहब ने बातें करी थी तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये हो सकता है आखिरी बढ़ोतरी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की गई हो यूएस फेड के द्वारा, और वहां पर भी विराम लेगी। और ऐसी परिस्थिति रही तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ, जाहिर है अगर ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नहीं जाती हैं तो ईएमआई आपके कम होते हैं, और उसके कारण मेरे ख्याल से लोन बुक ग्रोथ को आपको देखने मिलेगी। तो ये बिजनेस भी मेरे ख्याल से काफी मजबूत रहेगा। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट थंब रूल होता है किसी भी तरह की एनबीएफसी के लिए करके, वो काफी सकारात्मक है एचडीएफसी। मैंने आपका 1 मिनट समय और लेना चाहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही समय पर हमारे साथ जुड़े हैं। डाबर के भी नंबर आ गए और आपसे बेहतर एफएमसीजी को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए मैं एक बार जरा नंबर दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। नंबर्स अनुमान से कमज़ोर हैं, वैसे नंबर बढ़ कर आएंगे, आपको दिखेगा। जैसे बढ़कर नंबर 300 करोड़ का मुनाफा है, ये 292 करोड़ से बढ़कर 300 है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट करता था वो 350 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। दूसरी चीज़ एफएमसीजी में देखी जाती है वो है कि घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह कितनी है, तो वो करीब 1% के आसपास की है। हमने एक और इंडस्ट्री का भी चेक किया था, वहाँ पे करीब 4% आया था एचयूएल का, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 4% के इस बार वॉल्यूम ग्रोथ आया था, 4-5% का, तो इनके पास करीब 1% है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डाबर के नंबर्स पे देखेंगे तो इनका अबीटा, जिसमें कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो स्लाइटली थोड़ा उम्मीद से कमज़ोर है, वैसे वो भी बढ़कर आया है। रेवेन्यू मार्केट का जो इतना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया, 2600 प्लस करोड़ रुपए के आसपास का। गौरांग, आई होप आप भी अपने मोबाइल पे और इधर चेक कर रहे होंगे, हम भी दर्शकों के सामने पॉइंट रख ही रहे हैं। और अब थोड़ा अनुमान से वैसे कमज़ोर है लेकिन नंबर्स ठीक आ रहे हैं, इसके बढ़कर आए हैं। तो एक बार आप जरा हमको बताएंगे कि आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं, प्रीमा फेसी कैसे रीड कर रहे हैं? दिव्य, एफएमसीजी क्षेत्र के ऊपर पहले टिप्पणी करना चाहूंगा। ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण से मांग बहुत ही जरूरी होती है वॉल्यूम्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरी तरफ जो कच्चे माल को लेकर के या लागत खर्च को लेकर के पहली या दूसरी तिमाही के आसपास पिछले वित्तीय वर्ष में एक नकारात्मक परिस्थिति बनी थी, वो अब दूर हो चुकी है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को ला करके मार्जिन सुधारने की भी कोशिश कर रही है काफी सारी कंपनियों में, और वहां पर एक सकारात्मक सा रुझान आया है। बारिश का मौसम आने वाला है, अनुमान यह है कि शायद मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको थोड़ी कम वर्षा होगी, और स्काईमेट माफ कीजिएगा कह रहे हैं कि थोड़ी कम वर्षा होगी, और मेट डिपार्टमेंट कह रहा है न्यूनतम वर्षा होगी लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से। अब ये सब मैं तुलना करता हूँ और ये ध्यान में रखता हूँ कि अगर कृषि उत्पादन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट द्वारा किसानों को अपने जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट करेगी मांग। और अगर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मांग सपोर्ट करती है तो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत खपत से चलने वाला देश है। मुश्किल समय में खपत कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होगी, और जब मुश्किल हट जाएगी तो उतनी जोर से खपत का जो सिलसिला है वो फिर से लौट करके आएगा। तो डिस्क्लोजर डाबर के ऊपर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय, और इनके पास मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक जो कि काफी चर्चा में और मांग में है, और मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। ठीक है गुराम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे थोड़ा एक्सटेंडेड समय ले लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस बीच आप एक काम कीजिए, आप विंडो में ना दोनों के ग्राफिक्स रखिए, डाबर के भी और साथ ही एचडीएफसी के भी, क्योंकि आशीष कपूर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिल्पा राउत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आशीष हमारे को फंडा थोड़ा गाइड करेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, और नागराज शेट्टी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो टेक्निकली हमको ये बताएंगे इस समय क्या करना चाहिए। अभी आप ग्राफिक्स को सामने रखिएगा, भले हमको हटाना चाहिए तो हटा दीजिए। आशीष सर, दोनों कंपनी जिसके नंबर्स आए हैं, क्योंकि आप इसको फंडामेंटली रीड करते हैं, और मेरा ये मानना है कि नंबर्स टिपिकली फंडामेंटल एनालिस्ट का पहला अधिकार होता है, वो देखता है, समझता है, ज़्यादा है। टेक्निकल्स वाला तो भावनाओं में थोड़ा भाव के हिसाब से चलता है, बट फंडामेंटल एनालिस्ट जजमेंट अच्छी करता है। तो आपसे मैं शुरू कर रहा हूं सर, एचडीएफसी और डाबर के नंबर देख के आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहिए।
देखिए डाबर के नंबर्स थोड़े से एक्सपेक्टेड जो थे उससे थोड़े कम आए हैं। अब ये पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है एंड फ्रैंकली कोई इतना टाइम भी नहीं मिला मेरे को पूरा इसको देखने का। ओवरऑल मैं ये समझूंगा कि डाबर का पोजीशनिंग अब काफी ठीक है। जो इनिशियल मार्केट में डिसरप्शन हुई थी पतंजलि के बाद आने के बाद वहां से काफी स्थिति संभल गई है। तो आई थिंक बेस्ट दिस थिंग वुड बी कि डाबर शुड बी अ गुड स्टॉक टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। मेरे मुताबिक एफएमसीजी एक सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है अभी रिसेंट पास में, बट इट शुड कम बैक एंड डाबर भी उसमें से एक परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा। जहां तक एचडीएफसी का सवाल है, इसमें मेन ट्रिगर होगा जब ये पूरा एंटिटी मर्ज हो जाएगी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की। उस लिहाज से स्टॉक काफी देर से अंडर परफॉर्म किया हुआ है, काफी पिछले 2 सालों से। बड़ा अनरियल नॉर्मली जैसे होता नहीं कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इतनी देर तक अंडर परफॉर्म करे मार्केट को। दोबारा से मोमेंटम आ रहा है। दोनों का जब मर्ज एंटिटी होगा तो वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी में अगर निवेश करके रखते हैं तो आपका बहुत अच्छा आगे चल के फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए डाबर और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों पर आशीष जी ने अपना फंडामेंटल आउटलुक दिया। शुक्रिया आशीष जी आपसे। और अभी फंडामेंटल आउटलुक का सेक्टर वाइज करते रहेंगे, लेकिन अब बाजार की तरफ एक बार रुख करते हैं। और शानदार रिकवरी बाजार ने दिखाई। दिन की शुरुआत में वॉलेटिलिटी भी नजर आई फर्स्ट हाफ में, और वॉलेटिलिटी काफ़ी रैशनल रही क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं निफ्टी में अराउंड 18,200 के पार दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,216 के लेवल्स और डे हाइज पर निफ्टी में मजबूती इस वक्त है। इसके अलावा बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी लेकर आते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी अच्छी मजबूती। बैंक्स के 12 शेयरों में से करीब 7-8 शेयरों में अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। आपके स्क्रीन पर ट्रेडर्स स्क्रीन इस वक्त है। तेजी का रुझान है, हल्की गिरावट पर खरीदारी का रुख अपनाने की राय यहाँ पर। सेंटिमेंट क्लियरली हम देख रहे हैं इस वक्त पॉजिटिव है। और पोजिशनिंग की अगर बात करें, निफ्टी की ट्रेड रेंज 18,100 से 18,250, 18,200 जो कि एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल बनता हुआ दिख रहा था, वहां से हम पार हो चुके हैं। तो यहाँ से पॉजिटिविटी और हाथ लग सकती है। और 18,250 के लेवल्स को आई करना चाहिए। 43,200 से 43,550 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी का ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है। आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से भी पूछते हैं कि इस वक्त इन बाजार में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। नागराज है हमारे साथ और शिल्पा है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। शिल्पा, शुरुआत आपसे करेंगे। वही बात कर रहे थे सब कि 18,200 के लेवल्स को एक बार अगर क्रॉस कर जाए तो फिर बाजार में और ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी। लीजिए, क्रॉस कर दिया हमने, 18,217 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं एट डेज हाई निफ्टी। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे और साथ ही ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक्स भी बताइए आपके। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी का एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस हुआ है जो 18,200-250 जोन्स पे प्लेस्ड है। बट ऑफ कोर्स द मोमेंटम जैसा है और 1-2 दिन का जो हमको कूल ऑफ मिला एंड द काइंड ऑफ पुल बैक जो आज हम देख रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18,400 फ्रॉम हियर। और लाइकवाइज बैंक निफ्टी भी 43,500 के ऊपर इसका अभी सस्टेनेंस हमको 44,000 एंड 44,300 की तरफ लेके जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास 2 बाइंग आइडियाज हैं। मेरा पहला बाय रहेगा सिप्ला में। सिप्ला फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 933। तो 933 पे आपको अभी बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 928 का एंड टारगेट्स ऑफ 945। मेरा दूसरा बाय रहेगा क्यूमिंसन इंडिया में। आप यहाँ पे बाय कीजिए। आपका अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 1610। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1585 का एंड टारगेट्स ऑफ 1660। ओके, तो चलिए यहाँ पर कमिंस इंडिया 1610 के लेवल्स पे 2% की तेजी है। हम शिल्पा ने अपने ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही बाजार पर भी अपना नजरिया और डिफेंसिव पर सिप्ला पर भी राय दी है। नागराज, आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी, स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त आपके रेडार पर? जी हाँ, मार्केट की ये शानदार तेजी की मद्देनजर रखते हुए और ये मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है। कई दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। मेरे ख्याल से मिड कैप में 2 स्टॉक पिक में देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज बिरला कॉर्पोरेशन। आप चार्टिकली देखोगे बिरला कॉर्पोरेशन एक लंबे अवधि के रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है हफ्ते में। और ये 904
950 का रेजिस्टेंस भी टूट के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, इधर से बाय कर सकते हैं। अराउंड 973-74 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1050 का टारगेट रहेगा और 925 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है लेटेंट व्यू। चार्टिकली ये मिड कैप स्टॉक एक 2 हफ्ते की एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का अराउंड 370-75 के आसपास। एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, शार्प अपसाइड मोमेंटम एमर्ज होगा ये स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से जैसे बाय कर सकते हैं अराउंड 368 to 370 के आसपास। उसका इमीडिएट टारगेट रहेगा अराउंड 400 का और 350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूँ जो मार्केट के हमने निकाल के लिए आपके रखे हैं। जरा स्पीड से वो सारे दिखाते जाइएगा मार्केट सेटअप के अंदर। पहली बात तो हम 18,000 के ऊपर नई सीरीज़ में जब से आए तब से ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी हम 43,000 के ऊपर जब से आए तब से ट्रेड कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ की शुरुआत भले लाइट हुई है लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ हुई है। ये सारे रेजिस्टेंस हुआ करते थे जिसको हम पार करके ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 15 दिनों में अगर आपको मार्केट में ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है तो उसकी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC और ITC। इन तीनों का काफ़ी बेहतर सपोर्ट है। हालांकि जो अगला पॉइंट आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि सन फार्मा, एक्सिस बैंक और HUL इसने बाज़ार को हल्का सा कमज़ोर किया है। ये पिछले 15 दिनों के नंबर्स में बता रहा हूँ। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है अप्रैल हाई से वो करीब 16% है। इसलिए बैंक निफ्टी ने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दिया और कुछ क्रूड से जुड़े हुए शेयर्स भी आपको चलते हुए दिखे हैं। अब तक नतीजों को देखेंगे तो आप IT के अंदर थोड़े बहुत नतीजे जो बड़ी कंपनीज के थे वो ख़राब थे, नहीं तो औसतन नतीजे अच्छे और बेहतर ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। मई सीरीज़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट कुछ हमने डाटा वगैरह निकाला है। अब रही बात PCR वगैरह की तो 1-1 के ऊपर चल रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आपके फेवर में ही है, 11 से 13 के बीच में चल रहा है। तो भले ही अच्छी खबरें और बुरी खबरें दोनों आ रही हो लेकिन वो डिस्काउंट हो रही हैं क्योंकि विक्स अलाउ ही नहीं कर रहा कि कोई बड़ा मूव आपके पास आ जाए। इसलिए कल फेड का जो बयान आया उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्केट के अंदर जो शुरुआती रिकवरी मिली वो उल्टा पॉजिटिव बन गई। और अभी आप सब कुछ देख ही रहे हैं इसके सामने जो आपको देखने को मिल रहा है। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में और चर्चा करते हैं। एक काम और कर लेते हैं, मार्केट के अंदर जो आज चलने वाले स्टॉक्स हैं, खासकर जो क्रूड बेनिफिशियरी हैं, उनका जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। शिल्पा एक बार जरा आप चेक करना, पेंट वाली कंपनीज कोई भी आपको ठीक लगती हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ना इनका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। ये एक दिन का गेम नहीं है। एशियन, बर्जन, कंसाई, नेरोलैक कुछ भी आप देख लो। और दूसरा कोई टायर कंपनीज आप चेक कर लो। इसमें से जो आपको ठीक लगता हो कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ठीक है तो वो आप हमको बता दो। जी बिल्कुल आपने सही बोला हुआ है। पेंट स्टॉक्स पर्टिकुलरली काफी टाइम से एक बीटन डाउन, एक स्लो ट्रेंड में थे एंड अभी ऑलमोस्ट एवरी स्क्रिप एक कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे बर्जर पेंट लग रहा है। बर्जर पेंट अभी 620 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट आया है जो सस्टेन अगर करता है तो हमको 685, 700, 720 लेवल्स तक के भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको यहाँ पे डाउन साइड एकदम लिमिटेड है एंड अपसाइड एकदम ह्यूज पोटेंशियल है, जहाँ पे हर किसी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा नजर आ रही है और पेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी समय से अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन बजाज कंज्यूमर के चार्ट्स को भी देखना चाहिए, कंजम्पशन थीम पर भी बात होनी चाहिए। बजाज कंज्यूमर ऑफ कोर्स आज तो खबर के चलते फोकस में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स को भी अगर देखें तो बजाज कंज्यूमर में हम देख रहे हैं अच्छा मूवमेंट इस वक्त नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 5% के अपमूव्स के साथ अच्छी तेजी और सालाना आधार पर कंपनी के आय और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इनके फाइनेंशियल्स पॉजिटिव हैं जिसका असर दिख रहा है। नागराज 5% की बढ़त है बजाज कंज्यूमर। जी हाँ, रिसेंटली एक कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। आज के भले ही आज उतना बड़ा गैप अप के साथ खुला है, लेकिन ऊपर की तरफ से जो सेल ऑफ आया है 180 के आसपास से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि और थोड़ा डाउनवर्ड करेक्शन रहेगा इस स्टॉक्स में। एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि हायर लेवल पे रह सकता है। मेरे ख्याल से एक निचला स्तर में अराउंड 170, 168 के आसपास एक उधर तक प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है। ठीक है, तो ये तो
बजाज कंज्यूमर में नंबर्स के बाद का एक ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शिल्पा आज काफ़ी दिनों के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, आज सारे फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी मूव है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर क्या व्यू बनेगा? लगभग 4% की मूव है यहाँ पर। रिजल्ट्स का भी एक ट्रिगर हो सकता है बिफोर द नंबर्स। क्या आप यहाँ से इन लेवल्स पर भी ट्रेड फेवरेबल देख रही हैं? जी एक्चुअली अभी यहाँ पे आई वोंट रेकमेंड LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि डेटा में अगर आप देखेंगे तो 380 का इसका रेजिस्टेंस है। बट अगेन अगर ये 380 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे इमीडिएट अपसाइड टारगेट जो है वो 425 के मिलते हैं। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, 380 लेवल्स को इसको सस्टेन करने दीजिए फ्रेश बाय के लिए। और अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से अपना पोजीशन बनाया है तो उसको ट्रेल करना चाहिए। एंड 380 एक जोन है जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। आप इसे LIC हाउसिंग फाइनेंस को इन लेवल पर नहीं रेकमेंड करेंगे, विच इज फाइन। काफी चल चुका है, 4% तो ऑलरेडी मूव आ चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिख रहा है, कुछ काउंटर्स IT के भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक बिरला सॉफ्ट। लगभग 4% की मूव है बिरला सॉफ्ट पे भी। और इनफैक्ट आप देखें तो ट्रेड में जो बड़े IT काउंटर्स हैं वो भी आज कंट्रीब्यूट बुरा नहीं कर रहे हैं। लार्ज कैप ट्रेड में टेक महिंद्रा की बात हो, इन सब स्टॉक्स की बात हो, वहाँ पर मूव थी आज सुबह भी। TCS जैसे काउंटर्स हो वहाँ पर मूव है। सो IT काउंटर्स में टेक महिंद्रा तो अब खैर भी फ्लैट हो गया, लेकिन इन्फोसिस को आप देखें, टेक महिंद्रा तो मिड कैप IT में क्या ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही हैं? नागराज, IT पैक से कोई रिकमेंडेशन होगी? जी हाँ, जरूर। IT पैक से एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखने को मिला है रिसेंटली। इवन मिड कैप IT एंड लार्ज कैप IT में भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव दिख रहा है। मेरे ख्याल से आपने बिरला सॉफ्ट का बात कहा, लेकिन बिरला सॉफ्ट चार्टिकली बहुत ही अच्छा पैटर्न में है। जो एक लंबा अवधि का जो कंसोलिडेशन था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था, उसका अपसाइड ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। अराउंड 280 के आसपास उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। उसका आगे वाले रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 300 रुपए का, 300 का। आगे बढ़ते हैं और आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नतीजों के बाद जोरदार तेजी, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, NBFCs में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और इसमें सिलेक्टेड पॉकेट्स और सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे, नतीजों में आय में करीब 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा, ऑलमोस्ट 30% के अपमूव्स देखने को मिले। इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर ही दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस जैसे कि JP मॉर्गन ने भी अपनी रेटिंग जारी की और अपनी डिटेल्स, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स हमें वामाक्षी बता रही है। उनसे पहले डिटेल्स समझते हैं, उसके बाद आशीष जी से इस स्टॉक पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वामाक्षी बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस का बुलिश नजरिया तो है, क्या कह रही है JP मॉर्गन की रिपोर्ट? जी बिल्कुल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में है। अच्छे चौथी तिमाही के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम अब 1765 करोड़ पर आ चुकी है। PPOP जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 39.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। मुनाफे में भी करीब 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। मुनाफा अब 853 करोड़ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन नजर आ रहा है। 159 करोड़ से गिरकर 114 करोड़ पर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम NIMs पर नजर डालते हैं तो 7.8% पर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 30% की गिरावट, मगर सिक्वेंशली हम देख रहे हैं कि 20 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देखने मिली है। डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो 65% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 21,020 करोड़ पर डिसबर्समेंट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और मजबूत डिसबर्समेंट्स के चलते हम देख रहे हैं कि AUM को भी बूस्ट मिला है। 36% से बढ़े हैं AUMs और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को भी सरपास किया है। करीब 27 से 30% की ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने दी थी Q3 में और ये हम देख रहे हैं AUM ग्रोथ आई है 36% पर। सो यहाँ पर काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी सुधरी है। ग्रॉस स्टेज 3.01% पर आए हैं, 3.51% पर थे Q3 में, तो यहाँ पर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और नेट स्टेज 3 में भी हम देख रहे हैं 2.1% से गिरकर 1.65% तक आ गए हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम देखें अच्छे नतीजे हैं। कंपनी ने बेस्ट एवर डिस्बर्सल्स, कलेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर की है 4th क्वार्टर में।
मार्केट शेयर गेन किया है सारे ही प्रोडक्ट सेगमेंट्स में, और इनफैक्ट उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एसएमई लोन का जो कारोबार है यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत ग्रोथ दिखने मिली है। तो इसी पर एक ब्रोकरेज नोट आई है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो है ही, और इनका जो प्रीमियम है वो सस्टेन हो सकता है नियर टर्म में, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपडेट किया है। अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 700 से बढ़ाकर 1020 कर दिया है। आशीष, शुक्रिया ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर सारे डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखने के लिए। आशीष जी, हर लिहाज से नतीजे तो पॉजिटिव हैं। बेस्ट एवर डिस्पर्सल, कलेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिली और असेट क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट है। कैसे देख रहे हैं इस एनबीएफसी को, चोला इन्वेस्टमेंट? देखिए, मेरे मुताबिक काफी अच्छा स्टॉक है, और मैं एक थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में एक तरह से एनबीएफसीज को काफी इफेक्ट करता है, और आप देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में थोड़ा अंडर परफॉर्म किए हैं एनबीएफसीज विज़ बैंक्स। पर अगर पिछला लास्ट जो आरबीआई की मीटिंग को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमें मान के चल सकते हैं कि ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का एक दौर था वो खत्म हो गया है, वो मोर लेस खत्म हो गया है, टुवर्ड्स द एंड है। तो ये काफी पॉजिटिव है एनबीएफसीज के लिए। और अगर पूरा एनबीएफसी स्पेस देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी और एनबीएफसी का पेनिट्रेशन है और सिस्टम वाइज एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, वो है चोला इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना सिर्फ डाइवर्सिफाइड है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट्स इनके बहुत ही शानदार आए हैं। तो मैं समझूंगा कि ये डेफिनेटली एक ओवरवेट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और मेरे मुताबिक दोबारा से एनबीएफसीज में एक मोमेंटम बिल्ड भी हो रहा है और आगे चल के और अच्छा होना चाहिए, और यहाँ से चोला इवन इन अ शॉर्ट टर्म आई थिंक एक अच्छा यहाँ से टर्न दे सकता है। ठीक है, तो चोला इन्वेस्टमेंट आपके एक लिस्ट में आ रहा है और ये 8.5% ऊपर है। आप देखिए ना कि फाइनेंस वाली कंपनीज में दो अलग अलग हिस्से बंट गए हैं। पहला हिस्सा ये है कि जहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है मन्नापुरम, वहाँ पे हालांकि रीजनिंग कुछ और है, लेकिन मन्नापुरम इसी 10-15 दिन में क्या ज़ोरदार तरीके से टूटा। लेकिन अगर आप साउथ के एक और कंपनी को देखेंगे जो इसी तरह के एनबीएफसी बिजनेस के अंदर है, वो चोला इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला। इसलिए खाली एनबीएफसीज का या फिर फाइनेंस वाली कंपनीज का नाम लगाकर हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेक्टर ठीक है या ये ख़राब है। उसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की, बैलेंस शीट्स की और बिजनेसेस की, कि किसके कैसे कैसे चल रहे हैं। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आज अच्छी हुई है, आज हमने एचडीएफसी के नंबर्स के साथ ही 18,200 को फाइनली पार कर लिया, जो कि रेजिस्टेंस बन रहा था और चिंता की बात भी बन रही थी। दूसरा, बैंक निफ्टी ने फाइनली 43,500 को पार कर लिया इस एचडीएफसी की बदौलत, क्योंकि एचडीएफसी निफ्टी में भी वेटेज रखता है और बैंक निफ्टी में भी वेटेज रखता है। अब कुछ और सेगमेंट ऐसे शेयर्स पकड़ते हैं जहाँ पे इन्हीं की वजह से ही आज स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एबीबी पोस्ट नंबर्स काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है फिर से। क्या इसको बीटीएसटी करना है, इसको रखना है, या फिर ये पोस्ट नंबर बेचने वाला शेयर बन गया है? एक बार ज़रा आप चेक करेंगे मिस्टर शेट्टी, एबीबी। जी हाँ, डिम्पी एबीबी एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ये 3,400-500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था कई दिनों से, और उसको पार करने के लिए बहुत कोशिश की है स्टॉक ने, बट इवेंचुअली एक शानदार अपसाइड ब्रेकआउट में तब्दील हुआ है। मेरे ख्याल से ये अपसाइड मोमेंटम जब भी क्रिएट हुआ है ब्रेकआउट के साथ, ये कंटिन्यू रहेगा और आगे वाले दिनों में ये स्टॉक अराउंड 3850 तक एक रेजिस्टेंस तक जा सकता है। आशीष सर, एक सवाल आपसे भी है, ये बजाज ट्विंस भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं, हालांकि एक राउंड की तेज़ी इनमें पहले भी हो चुकी है, फिर पता मार्केट में खबर ही आई कि बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज होल्डिंग जैसी कंपनीज भी चल सकती हैं। ये एक बड़ा मेरे पास जो जानकारी है उसके अंदर ये है कि कुछ एक बड़े फंड्स बजाज ग्रुप के शेयर्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग कर रहे हैं। वो पहले बजाज के ट्विंस में गए थे, फिर बजाज फाइनेंसिंग और होल्डिंग इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनीज पे भी आ रहे हैं। आपको बजाज ग्रुप में से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगती है सर? देखिए, मेरे मुताबिक बजाज फाइनेंस अभी भी डिस्पाइट जो भी रिसेंट मूव हुआ है अबाउट 11-12% का नीचे से, अभी भी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें तो बजाज फाइनेंस हमेशा थोड़ा शायद बीच बीच में आते हैं पीरियड्स जो कंसोलिडेट करता है, बट अदरवाइज इट्स आउट परफॉर्मिंग शेयर।
और जैसे मैंने पहले बताया कि जो एनबीएफसीज को एक थोड़ा डार्क क्लाउड था राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का लेके लिक्विडिटी का जो क्रंच का एंटिसिपेशन थी और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद कुछ समय तक इनकी परफॉर्मेंस में प्रेशर रहे, वो एक धीरे करके हट रहे हैं। तो उसमें जैसे ही एनबीएफसीज का एक तरह से फेवरेबल सेंटीमेंट आता है तो बजाज फाइनेंस इज अ नो ब्रेनर, मेरे हिसाब से क्लियर लीडरशिप पोजीशन है और इसमें इसका इनका जो मॉडल है वो सबसे कामयाब मॉडल है, सबसे अच्छी पेनिट्रेशन है, सबसे अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो ये सीधा साधा यहाँ से नो ब्रेनर है मेरे मुताबिक, यहाँ से दोबारा 8,000 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है और अगले कुछ क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो मेरे मुताबिक अगर एक स्टॉक चुनना है तो बजाज ग्रुप में तो बजाज फाइनेंस इज द क्लियर चॉइस। बजाज फाइनेंस के सुपर्ब नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर में, जब नंबर्स हालांकि तब भी ग्रोथ थी, लेकिन बाजार बार बार ये एस्टिमेशन लगाता है कि शायद उस पेस से ग्रोथ नहीं होगी जिस पेस से ग्रोथ वो आज तक करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक शॉर्ट माइंडसेट शायद बाजार का बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आप फिर भी देखें तो यहाँ नंबर्स के बाद AUM ग्रोथ में जिस तरह 30% ग्रोथ की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो आप नंबर्स के बाद और उससे पहले भी स्टॉक में मूवमेंट लगातार देख रहे हैं, 56 से चलता आ रहा है। शुक्रिया आशीष आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो एक बार कुछ और काउंटर्स को देखते हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स एक्चुअली हरे निशान में है और आप यहाँ पर भी देखें तो कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं सारे स्पेसेस में। आज इनफैक्ट आज सारे स्पेसेस में आपको मूव दिख रही है, थोड़ा सा डेंट आपको रियल एस्टेट स्पेसेस में दिख रहा है। लेकिन एक बार शिल्पा से भी समझते हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट से बिरला सॉफ्ट एक अच्छा काउंटर दिख रहा है, कुछ और लार्ज कैप्स भी हैं आईटी के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शिल्पा आप सरप्राइज होंगी किसी और सेक्टर्स किसी और स्टॉक से आईटी में जो आप प्लस करेंगी यहाँ पे? जी डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट की आपने बात की है तो यहाँ पे 285 के ऊपर इसका अभी सस्टेनेंस है जो यहाँ पे इसको 310 की तरफ लेके जाएगा। एंड काफी इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 280 पे पुट राइटर्स भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे द डाउनसाइड लिमिटेड है एंड यहाँ पे 320 स्ट्राइक्स में भी कॉल राइटिंग हो रही है, तो जिसका मतलब है कि अपसाइड टारगेट्स टुवर्ड 320 भी एक्सटेंडेड है एंड ओपन है। लाइकवाइज अगर हम लोग मिड कैप आईटीज की भी बात करें, चाहे वो कोफोर्ज हो चाहे वो ओएफएसएस हो, ओएफएसएस भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे 3800 के लेवल्स आपको शायद एक दो सेशंस में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा और पोजिशनल इसको वेट करेंगे तो ये आपको 4000 तक का भी आपको एक टिक दिखाएगा। तो बिरला सॉफ्ट भी आपको पसंद आता है और साथ ही आपने बताया कि आपको ओएफएसएस भी पसंद आता है जहां पर आप बाइंग कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स, क्योंकि बाजार आज डिफेंसिव मोड में बिल्कुल नहीं है। सुबह कुछ देर के लिए आपको ज़रूर लग रहा था जिसमें आपकी कुछ एफएमसीजी कॉल्स में मूव भी थी, लेकिन आज क्लियरली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आईटीसी जैसे काउंटर, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारे वो काउंटर्स हैं जो कल अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी सब में आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस ये काफ़ी बजिंग स्पेस था, जितने भी PSU इंश्योरेंस काउंटर्स थे इन द मॉर्निंग, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो, LIC जैसे काउंटर, प्राइवेट स्पेस में भी आप HDFC लाइफ जैसे काउंटर को देखें, फॉर दैट मैटर SBI लाइफ काउंटर को देखें, इनमें अच्छी खासी मूव है। आप देखें GIC RE में लगभग 19% की मूव है। ये स्पेस पर अभी भी कहां पर मौके दिख सकते हैं नागराज? जी हाँ, आप NICL, GIC RE जो भी स्टॉक्स है काफी लंबे अवधि के कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया एक अपसाइड ब्रेकआउट मान सकते हैं कि 10, 15, 12, 15% का अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि इतना लार्ज अपमूव के बाद थोड़ा तो कंसोलिडेशन हो सकता है निचले स्तर में। ये रेंज में बाइंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आगे वाले दिनों में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल सकता है एंट्री के लिए। तो चलिए ये रहा लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर आपको मिलती हुई, लेकिन इस बीच बाजार में तेजी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर इंडिसेस हो। दिन की ऊंचाई पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 3 महीने की ऊंचाई पर सेंसेक्स में भी कामकाज नजर आ रहा है। 18,200 के पार मजबूती निफ्टी में, 43,587 के लेवल्स के पार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी मजबूती, और सेंसेक्स 61,670 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आप मूव दिखा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप को भी एक बार टच बेस करेंगे और इस पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा कहाँ से सहारा मिल रहा है? HDFC ट्विंस काफ़ी अच्छी तेज़ी, HDFC लिमिटेड के नतीजों के बाद वन साइड अप मूव यहाँ पर HDFC लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में आप देखेंगे। अच्छे नतीजे, उसका असर HDFC बैंक में भी हम देख रहे हैं। रिलायंस, बजाज फाइनेंस और TCS जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस तेज़ी में सबसे आगे खड़े हैं। BML के स्टॉक को एक बार चेक कीजिए, शिल्पा करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर, और अगर एक्सपर्ट्स की माने 1500 तक के टारगेट्स यहाँ पर से आगे एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। 10% अप मूव, और इस वक्त BML की जो चाल है इस पर आपकी राय क्या होगी? I'm sorry, कौन सा काउंटर प्लीज? BEML। BML इज नॉट इन FNO। जी, BEML कैश में आपकी राय क्या होगी? 1400। अच्छा, आप शायद ट्रैक नहीं करती हैं। नागराज आप बताइए, BEML के चार्ट्स 10% की तेजी दिखा रहे हैं। BEML में शानदार तेजी देखने को मिला है लास्ट 2-3 सेशन में। एक छोटा सा डिक्लाइन के बाद अभी अराउंड 1400 तक, 1400 के आसपास एक 200 DMA का रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है। इसके ऊपर और भी एक 50-60 रुपए के अपमूव रह सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 1480, 1470, 1480 का आगे वाले दिनों में। ठीक है, तो चलिए BML यहाँ पर तेज़ी और यहाँ से एंटिसिपेशन है 1427 के लेवल्स तो आज ही दिखा दिए, 1500 तक के टारगेट्स भी नज़र आ सकते हैं। 3 बज रहे हैं, खबर गर्म है सेगमेंट का वक्त है, और हमारे खबर गर्म है सेगमेंट में जो स्टॉक्स हम बताते हैं ऑफकोर्स सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हैं। आपके लिए हिदायत यही है कि अपने जानकारों से बिल्कुल जाँच परख करें, उसके बाद पोजिशन लें। लेकिन इस सेगमेंट का कह सकते हैं कि सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा है। डिम्पी आज बताएंगे खबर गर्म है स्टॉक का। डिम्पी बताइए, काम बढ़ गया आपका शरद की एब्सेंस में? काम बढ़ भी गया है, और काम थोड़ा जिम्मेवारी वाला इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने एक शेयर भी थोड़ा अच्छे से चेक नहीं किया या पता नहीं किया या कंफर्मेशन नहीं लिया तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसकी ये बात आपकी सच है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसके पीछे, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ ढूंढ के ले ही आते हैं। तो 2 शेयर आज हमने आपके लिए रखे हैं। एक पे हमको बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर मिली है, वो एशियन ग्रेनाटो। इस पे खबर हमको ये मिली है कि इसी कंपनी के अंदर देश की 2 बड़ी कंपनी, हालांकि मेरे पास तो नाम है लेकिन मैं आपके सामने भी रख नहीं सकता, थोड़ा स्पेकुलेशन हो जाएगा, तो इसलिए वो 2 बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है कि एशियन ग्रेनाटो के अंदर देश की 2 बड़ी कंपनियां जो सेम बिजनेस के अंदर ही हैं वो कुछ हिस्सेदारी इसमें खरीद सकती हैं। फिलहाल कंपनी के आसपास करीब 200 करोड़ का कर्ज है और मार्केट कैप है करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये शेयर करीब 26% का रिटर्न एक महीने में ऑलरेडी दे भी चुका है। हाँ, तो मार्केट में धीरे धीरे खबर चल रही है कि वो कंपनी इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। कब अनाउंसमेंट होगी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं अगले 15 से 20 दिन में ये खबर बाजार के पास आ जाएगी सामने। स्टेक बड़ा होगा छोटा होगा अभी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 10% अराउंड स्टेक हो सकता है जो हमारे पास जानकारी है। तो एशियन ग्रेनाटो पे आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ इसमें स्टेक सेल हो सकता है। दूसरा, जुबिलेंट फूडवर्क पे भी ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट फूडवर्क अब आपको बहुत सारे एनालिस्ट कल और आज से आपको दे रहे होंगे। हमारे पास खबर यह है कि जो HNI क्लाइंट्स हैं जिन्होंने टिपिकली इसको पहले शॉर्ट करके रखा और काफ़ी लंबे समय तक इसको शॉर्ट करके रखते हैं, वो अपने सौदों को अब रोल कर रहे हैं, यानी कि कवर कर रहे हैं। आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे कि जुबिलेंट फूडवर्क में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और ये वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कवरिंग आ रही है। एक्चुअली में जिनके शॉर्ट पोजीशंस अपने सौदों को धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। एक रूम बनता है यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी का, इसलिए 500 सवा 500 तक के टारगेट ब्रोकर्स कह रहे हैं कि अगर ये कवरिंग भी चलती रही तब भी आपको 500 का लेवल तो आसानी से मिल जाएगा। इतनी कवरिंग होने के चांसेस हैं क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर से टूट के आया है, काफ़ी शॉर्ट्स बने हैं। फिर हमने एक चाम इसका चेक किया कि इसका डिलीवरी डाटा हमने चेक किया, तो पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा कि इसके डिलीवरी डाटा में थोड़ा उनको इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखा है। और लास्ट एक बात है कि पिछले 1 हफ्ते में शेयर ने करीब 6% तक का रिटर्न दिया है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ साझा की हैं, लेकिन हम फिर से डिस्क्लोजर के तौर पर आपके सामने रखें। ये सब कुछ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, हम ब्रोकर से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं, थोड़ा आइडिया लेते हैं, और हो सकता है हमारे पास 8 शेयर आते हैं, हम आपके साथ 2 ही रखते हैं, लेकिन वो सारा परख के रखते हैं कि हाँ ये 2 शेयर आप जरूर ध्यान रख लीजिए। नहीं, आप जुबिलेंट फूड पे आई विल एग्री विद यू डिम्पी, क्योंकि कल भी हम इसे डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग में, आपको याद होगा क्लोजिंग में डिस्कस किया, आज सुबह भी डिस्कस किया कि पूरे QSR स्पेस में जुबिलेंट, दिव्यानी में भी ब्रेकआउट पैटर्न्स है, लेकिन जुबिलेंट में कुछ तो हो रहा है कि कल से आप देखें तो वहां पर मूव बनी हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और खबर भी आ जाए, लेकिन ये कि HNIs अपने शॉर्ट्स को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और उनके पास अच्छा प्रॉफिट है। अगर वो शॉर्ट कवर कर भी ले तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं,
वो अच्छा प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, जो कि एक सिस्टम का एक पार्सल, एक काम है। तो ये 2 खबरें थी जो साझा हुई है। चलिए ठीक है, तो इन सारी खबरों पर आप नजर जरूर बना के रखें, लेकिन बाजार पर अब एक फंडामेंटल नजरिया संदीप सब्रवाल की नजर से भी लेते हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इंडियन स्वदेश पे। इस वक्त आप बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं? अभी तो कुछ देर पहले इनफैक्ट डाबर के भी नंबर्स आए, मुझे याद है हमने जब भी आपसे बात की है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात जरूर होती है कि रूरल सेंटिमेंट और रूरल कंजम्पशन ट्रेंड्स कब वापस आते हुए दिखाई देंगे। डाबर से तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही हुई, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं दिखाई दिया, और इनफैक्ट उसी के चलते, हालांकि आप रूरल सेंटिमेंट्स अगर टू व्हीलर के स्पेस से देखें तो बजाज ऑटो के बुरे नहीं थे। कैसे रीड करना चाहिए अभी इस पूरे स्पेस को? कंजम्पशन स्मॉलर है। इंडियन इकोनॉमी में एक अजीब सा बिहेवियर चल रहा है, जिसमें अगर आप बड़े वैल्यू के आइटम्स देखिए, अगर आप कार, एसयूवी देखिए, प्रीमियम आइटम्स देखिए, रियल एस्टेट तक देखिए, तो वहाँ पर डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जहाँ देखिए लोअर लेवल आइटम आ जाते हैं, ब्राउन गुड्स आ जाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वहाँ डिमांड बहुत सबड्यूड है। और ये शो करता है कि लोअर लेवल के लोगों के इनकम पे स्ट्रेस है, इन्फ्लेशन का असर उन पे हुआ है। तो आगे जाके ये इम्प्रूव आइडियली होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अब बढ़ नहीं रही है, काफ़ी जगहों पे इन्फ्लेशन नीचे आई है। और इनफैक्ट ज़्यादातर कंपनी जो रिजल्ट्स आ रही हैं वो भी अब प्राइस हाइक्स नहीं कर रही। कुछ कंपनी इनफैक्ट डिस्काउंट्स दे रही हैं। एडिबल ऑयल्स में हमने देखा है कि काफ़ी प्राइस कट हुए। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होगा, मुझे लगता है सिनेरियो आगे जाके थोड़ा इम्प्रूव होगा, और फिर जैसे हम फेस्टिवल सीजन की तरफ जाएंगे तब कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। तो स्टॉक्स में पैसे बनाने के लिए आपको उनको तब खरीदना पड़ता है जब नेगेटिविटी होती है, और जब पॉजिटिविटी आती है तब स्टॉक्स इतनी तेजी से भागते हैं कि फिर तब रिटर्न बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में ये सारा जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कंज्यूमर स्पेस में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में देख सकते हैं। संदीप, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे, आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर अपने व्यूअर्स को बता दें। अदानी पोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। अदानी पोर्ट्स ने म्यांमार पोर्ट को बेचने का सौदा पूरा कर लिया है, और इस सौदा कुल $30 मिलियन में हुआ है। मई 2022 में कंपनी ने म्यांमार पोर्ट बेचने के लिए शेयर परचेज अग्रीमेंट भी किया था, और ये शेयर परचेज अग्रीमेंट में पोर्ट को पूरा करने और ठीक से संचालन के लिए ज़रूरी मंजूरियां लेने की शर्तें भी शामिल थी। लेकिन मंजूरी में लगातार देरी और कुछ शर्तों को पूरा ना कर पाने के कारण अडानी पोर्ट्स ने स्वतंत्र वैल्यूएशन कराया और $30 मिलियन में पोर्ट बेचने का फैसला भी किया। चलिए, तो ये तो इम्पॉर्टेंट खबर हुई अदानी पोर्ट से जुड़ी हुई। लेकिन संदीप से बात हम लगातार कर रहे थे। संदीप बात कर रहे थे कि कंजम्पशन पैटर्न, कंज्यूमर स्टॉक्स जो है उन्हें शायद कुछ समय में आपको वहाँ पर वैल्यू रूरल से जुड़ी हुई इस थीम पे के बेसिस पर इस स्पेस में आपको वैल्यू दिखती है। संदीप, और किस तरह से रीड करना चाहिए बाजार में आईटी सेक्टर पर क्या व्यू बनेगा? क्योंकि एक बार के लिए लग रहा था कि शायद जिस तरह की मूव नैस्डैक में आई थी पिछले 1.5-2 महीने में, इंडियन आईटी स्टॉक्स में हालांकि उतनी बड़ी मूव नहीं अब तक आई है, अभी भी मूव आनी बाकी है, लेकिन ग्लोबली इफेक्टेड भी हम होते हैं। नंबर्स में सिर्फ इन्फोसिस को छोड़ दे तो बाकी सारी कंपनियों के नंबर्स भी बुरे नहीं आए। वो बात भी ठीक है कि गाइडेंस कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है आईटी सेक्टर से अभी भी। तो अभी भी क्या इस पर व्यू बनता है? क्या आईटी स्टॉक से अभी भी दूर रहना चाहिए, या आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट सेलेक्टिवली करेंगे? तो है कि इमर्जिंग मार्केट्स और जिसमें इंडिया भी आता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज अब अच्छे रहेंगे। जैसे यूएस डॉलर की गिरावट आ रही है, यील्ड्स कम हो रहे हैं, मॉनेटरी साइकिल एक अपने ऊपरी स्तर पे पहुंच रही है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ेंगे। तो जब पूरे मार्केट में फ्लो आएंगे तो लार्ज कैप कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड सब कंपनीज में पैसा आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक कंपनीज का फंडामेंटल आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद यहाँ से इतनी गिरावट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बढ़त के लिए स्टॉक्स लेने हैं तो उसमें मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा बनने के चांस। इकोनॉमी और डोमेस्टिक थीम से जुड़े स्टॉक, और जहां डोमेस्टिक का प्रोडक्शन की भी अगर बात करें, संदीप भाई गुड आफ्टरनून। डिफेंस प्लेज अब ये एक ड्यूरेबल स्टोरी बनता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऑर्डर इनफ्लोज के चलते, ऑर्डर विंस के चलते डिफेंस कंपनियां हैं जो हैं वो लगातार अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रही है, और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टोरी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर लिहाज से अगर देखें ऑर्डर बुक गाइडेंस भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। डिफेंस प्लेज पर क्या यहाँ
यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी, यहाँ से और ज़्यादा मूव, या पोर्टफोलियो कैटेगरी में, रिच पोर्टफोलियो कैटेगरी में इसे रखा जा सकता है? लोगों को स्टॉक जरूर रखने चाहिए क्योंकि बहुत कम डिफेंस स्टॉक्स हैं और इनका वेटेज अगर अभी इंडेक्स में इतना ज़्यादा नहीं है तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। तो लेकिन एक 5-10% डिफेंस स्टॉक्स का बास्केट, जिसमें जैसे पुरानी एस्टेब्लिश कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर HAL है या कुछ और कंपनी है या जो प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस में काम कर रही हैं, तो वो एक बास्केट रखना का अप्रोच अच्छा रहेगा क्योंकि डिफेंस में कंपनीज में जो परफॉर्मेंस आएगी कंपनीज की वो स्पोर्ट्स में आएगी क्योंकि इतने लॉन्ग जेस्टेशन इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लंबी अवधि के, कि लोग अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले क्वार्टर ही अच्छे रिजल्ट आ गए क्योंकि ऑर्डर अभी मिला था, वो नहीं होगा। शायद वो 1-2 साल बाद आए हैं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, ज़्यादा ग्रोथ। वो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। डायरेक्शनली जैसे आपने कहा कि ऑर्डर फ्लो मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि ये कंपनी अच्छा ही करेंगी। संदीप जी, खैर आज मार्केट देखते ही बन रहा है। आज नहीं, मैं बोलूँगा कि पिछले 10-15 दिन से पहले हमको ऐसा लग रहा था कि 18,000 के ऊपर जैसे से जाएंगे ना, थोड़ा फटीक आ सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन आप यकीन मानेंगे 18,000 के बाद तो ज़्यादा स्पीड से चलने लगा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर ट्रिगर हुई, कुछ कॉन्फिडेंस आया, नंबर्स ख़राब आ नहीं रहे, क्रूड ने इतना बेनिफिट दिया कि अप्रैल के हाई से 16% टूट गया, और ये सारी चीज़ें अब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ना केवल आज 18,000 को इस सीरीज़ के साथ शुरुआत किया, बल्कि अब 18,200 के रेजिस्टेंस को सिर्फ 3 दिन में ही पार कर लिया। अब आप बैंक निफ्टी देखो, ना केवल 43,000 को इस सीरीज़ के साथ शुरुआत किया, बल्कि 43,700 बैंक निफ्टी के अंदर आ गए। ये 700 पॉइंट पाने में कई बार बैंक निफ्टी को एक हफ्ता लग जाता है, लेकिन अगर आज में आगे बढ़े देखेंगे तो 400 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। ITC, HDFC के ट्विंस, बजाज के ट्विंस इसमें बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात, रिलायंस का भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये सारे के सारे शेयर्स यहाँ तक पहुँचाने में बाज़ार की काफ़ी हेल्प करते हुए दिखे हैं। और अभी आप देखें, और एक और चीज़, जो ऑप्शंस ट्रेडर करने वाले हैं, पुट वालों का तो आज बैंड ही बज गया। अब मैं ये बात खुल के इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज सुबह सिग्नल ऐसे थे कि शायद रिवर्सल या थोड़ा फटीक होगा तो मार्केट के अंदर एक डिप आ सकता है, और ज़्यादातर एनालिस्ट को आप सुन भी रहे थे कि कोई बाइंग ऑन डिप्स मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मार्केट्स ने मौका ही नहीं दिया। संदीप सर, ये यूफोरिया जो मार्केट का है इस समय, ये कहाँ पे जाके रुक सकता है, कुछ आइडिया है आपको? रिंपी जी, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन फंड्स का जो फ्लो है मेरे हिसाब से अब इमर्जिंग मार्केट्स में पॉजिटिव रहेगा। और ज़्यादातर ये फ्लो जो होते हैं ETFs के थ्रू आते हैं, तो ये लोग प्राइस लेवल्स नहीं देखते जब ये खरीदते हैं, तो उनके फ्लोज आते हैं, ये लोग मार्केट में आके खरीदते हैं। इसीलिए लोग जो जैसे हम लोग भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो लोअर लेवल्स पे खरीदते हैं और फिर वेट करते हैं जब चढ़ेगा, तो ऐसा मार्केट शायद मेरे टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा आगे कुछ समय में। लेकिन जो हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ते रहेंगे, तो वो अच्छी बात है। तो इस तरह से लोगों को देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि एक जैसे मार्च में भी जब मार्केट नेगेटिव था, अगर आपको याद, तो मैं नहीं चाहता कि ये नेगेटिव होने का समय नहीं है, मार्केट अच्छा ही करेगी। और ये ओवरऑल मूव 12 से 18 महीने चलना चाहिए, और इसमें मार्केट यहाँ से भी कहीं ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी करेक्ट नहीं कर सकता, झटके जरूर आएंगे, करेक्शन जरूर आएंगे, उसको अपने स्ट्राइड में रखते हुए लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया संदीप, आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों पर अपना टेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, लास्ट के कुछ 15 मिनट रह गए हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर भी, क्योंकि आज दिन भर में हमने देखा इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी मूव है, प्राइवेट स्पेस में भी और PSU इंश्योरेंस स्पेस में भी। क्या खबर है? वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा है। कुछ और डिटेल्स इनफैक्ट अब अनुराग से ले लेते हैं, इस ड्राफ्ट बिल में क्या कुछ बातें कही गई हैं। अनुराग हमारे साथ है, अनुराग शाह, बताएं अनुराग। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट
एक्ट जो कि पिछले साल नवंबर के अंदर सरकार ने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव किए जाएंगे और जो प्रपोजल जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से सजेशन मांगे गए थे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट बिल है, फाइनल ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट बिल कैबिनेट को भेजा गया है वहां पर जो प्रपोजल था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, यानी कंपोजिट लाइसेंस उसके अंदर शामिल किया गया है। आगे चल के हम देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी होगी, यानी LIC जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेच पाएगा, मोटर इंश्योरेंस बेच पाएगा अगर LIC कंपोजिट लाइसेंस को लेता है। तो कंपोजिट लाइसेंस जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बिल के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा वेरियस सब क्लासेस के कंपनियों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी जो 100 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया है ड्राफ्ट बिल के अंदर, और वहां पर स्टैंडअलोन कंपनियां जो है सब क्लासेस की वो शुरू हो पाएगी। यानी आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्टैंडअलोन कंपनी जो केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल साइबर इंश्योरेंस बेचेगी, ऐसी कंपनियों को भी इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों को उनके कारोबार से जुड़े हुए जो है वो इंसिडेंटल बिजनेस करने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगी, यानी कारोबार से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, यानी इंश्योरेंस आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसके साथ ही आपको जिम का सब्सक्रिप्शन, योगा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। मोटर इंश्योरेंस के साथ आपको गाड़ी के मेंटेनेंस का भी ऑफर दिया जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये भी जो है ड्राफ्ट बिल के अंदर भेजा गया है, कैबिनेट को भेजा गया है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार चाहती है इस बिल को जो आगामी मानसून सेशन है उसमें पेश किया जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, जो भारत के अंदर इंश्योरेंस करने की जो तरीके है उसको पूरी तरह से बदल देगा। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल इसे प्रेजेंट किया गया है कैबिनेट के सामने, और उसी के चलते ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं अनुराग जिसमें हाईलाइट की आई हैं। लेकिन PSU स्पेस में जो मूव है वो एक इस वजह से हो, लेकिन इसके अलावा भी बड़े रीजंस होंगे। आप देखें तो HDFC लाइफ तो खैर एक बार के लिए नंबर्स के बाद थोड़ा सा रिएक्शन जरूर आया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसने रीगेन की अपनी वो लॉसेस को भी, और आज तो पूरे PSU इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी खासी मूव है। लेकिन डिम्पी, आपने इंटरेस्टिंग बात सुनी है, अनुराग जो बोल रहा है कि अब आप अगर इंश्योरेंस लेंगे तो जिम की इंश्योरेंस भी साथ मिलेगी, आप बच नहीं पाएंगे। अगर इंश्योरेंस ली आपने तो जिम देखिए साथ में करना पड़ेगा। हाँ, कम करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है। सरकार को कोई राइडर देना चाहिए इसके बीच में कि आप ऐसा ना कुछ करें। देखिए, अगर मौका मिला तो हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि देखिए थोड़ा सा अमेंड कर सकते तो आप कर लीजिए इसको। अमेंडमेंट्स में और अमेंडमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो इस पर भी नजर है। और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर लगातार आज सुबह से हम बात भी कर रहे हैं, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ ट्रेड्स भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया विक्स को भी देखना चाहिए। लगातार इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं गिरावट जो कि पॉजिटिव है बाजार के लिए, और बाजार की मजबूती में कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी है, और क्रूड करेक्शन भी लगातार है जो कि भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में SBI जो बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। शिल्पा, एक बार SBI के चार्ट्स को भी देखें और अपनी राय दीजिए, इन स्तरों पर भी SBI में कोई टेक्निकल ट्रेड्स आपको नजर आते हैं? नॉट ओनली सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अभी बैंक निफ्टी में जो 44,500 की जोन्स की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें SBI आपको 625-630 लेवल्स तक डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। बट अगर आपको यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग लेना है तो आप यहाँ पे अभी बाय करते हो तो आपको एक सेकंड राउंड ट्रांचेस में भी आपको बाय करना पड़ेगा अराउंड 560 जोन्स, क्योंकि वहां पे उसका एक बहुत ही ऑब्वियस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खैर, आज मार्केट की इस तेज़ी के आगे अब कई बार तो ऐसा होता है ना, आपको थोड़ा धुंधलापन सा दिखने लगता है मार्केट के अंदर कि क्या छोड़ें, क्या पकड़ें, क्या पूछें। बाजार के अंदर इस समय कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा भी था जब 16,800 के आसपास आप अच्छी से अच्छी खबर भी ले आइए, मार्केट नहीं चल रहा था। अब 18,200-250 के आसपास कोई बुरी खबर भी आ रही है तो डिस्काउंट होती जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है इस समय। तो मार्केट के कुछ फेज आ रहे हैं, और इसके पीछे बड़ा कारण है रुख बदल गया। FIs आ गए सिस्टम के अंदर। जब FIs आते हैं तो आप इसी तरह से आपको फील गुड करवाते हैं। खैर, आगे मैं थोड़ा और बढ़ूंगा और विनी को अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ब्रिटानिया के जो नतीजे आ रहे हैं उनसे ज़रा समझ लेते हैं। डाबर ने काफ़ी हद तक उम्मीद से थोड़े ख़राब नंबर्स दिए हैं। क्या ब्रिटानिया के नंबर्स ठीक होंगे या नहीं, विनी बता रही है। विनी, बताइए आप।
ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग, और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 क्रॉस पे। मार्जिन, इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रही है, और मेनली ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों को देखिए ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन में दिस टाइम अराउंड। फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है विनी, आपने सब कुछ बता ही दिया, तो मोटा मोटी मेरे को सिर्फ यही पता करना है कि इस समय का इसका प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे है। एक बार मिस्टर शेट्टी आप चेक करेंगे ब्रिटानिया के बारे में। हाँ, ब्रिटानिया का प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। चार्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कंसिस्टेंटली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी है। मेरे ख्याल से और भी आगे वाले दिनों में तेजी दिखने को मिलेगी। अभी अराउंड 4585 के आसपास है, उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 4750 4780 का। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो ब्रिटानिया पे एक व्यू रहा, लेकिन बीटीएससी ट्रेड्स इस वक्त जिस तेजी के साथ बाजार क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 400 पॉइंट्स की तेजी आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है, और 18250 के पास के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। शिल्पा, सारे लॉन्ग के ट्रेड्स होंगे या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक्चुअली एडवाइस यही रहेगा कि आपको यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला है तो लॉन्ग ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे निफ्टी का टारगेट्स जो है यहाँ पे नेक्स्ट 18,400 का है, एंड बैंक निफ्टी लाइक आई said in the start of the session कि यहाँ पे 44,300 ही है। तो अगर यहाँ पे किसी को BTST लेके जाना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 ABB का सेटअप बहुत मतलब आज का रनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे अगर OI की हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन की, तो यहाँ पे 3600 जोन्स पे इतना स्ट्रॉन्ग पुट एडिशंस हो गया है कि यहाँ पे यू कांट इग्नोर दिस ग्रिप ऑल्सो एट दिस लेवल। तो पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे 4000 के बनेंगे, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे 3700 का कॉल ऑप्शन है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप डे लो का टाइट स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके ऑप्शन डबल होते हुए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और राइट, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इवन आई फॉरगॉट कि 18250 तक रेजिस्टेंस था, अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो ऊपर तेजी तो और बनेगी। नागराज, आपके क्या होंगे लॉन्ग के ट्रेड्स? जी हाँ, निफ्टी में जरूर लॉन्ग करके लेना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद एक थोड़े दिन के लिए तेजी रहता है, और चार्टिकली हायर टॉप हायर बॉटम इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है मार्केट में, और मुझे नहीं लगता इधर से बड़ा कुछ रिवर्सल इमीडिएटली तो नहीं आएगा। 18,450 600 के आसपास एक नेक्स्ट जोन रहेगा, मार्केट तब तक जा सकते उधर तक। ये राय आपको मिलती हुई बीटीएसटी ट्रेड्स हमारे दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के, लेकिन लेकर आइए पीएफसी और आरईसी के चार्ट्स। दोनों स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, और छुपे रुस्तम की तरह इस पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे आज भी दोनों स्टॉक्स चल रहे हैं, मजबूती नजर आई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को अगर देखेंगे अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे हैं। नागराज, कोई ट्रेड यहाँ पर बनते हैं? करीब आधे % की तेजी पीएफसी आरईसी के चार्ट्स में, इनफैक्ट पीएफसी 2.5% की तेजी दिखाने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त चल रहा है। दोनों पीएफसी और आरईसी के स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है ऊपर के लेवल पे। मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, आगे वाले दिनों में एक कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिल सकता है छोटा सा। ठीक है, तो ये राय डाउनवर्ड करेक्शन नजर आ सकता है, इसी के चलते इन स्टॉक्स को अवॉइड कीजिएगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नागराज क्या राय होगी? 3.5% तक की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन मूवमेंट
का एक ब्रेकआउट दिया है, RSI भी पॉजिटिव है। आज वॉल्यूम के साथ ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम या अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आगे वाले दिनों में एक 1020-1025 का रेजिस्टेंस एक बार रीच हो सकता है। आज अच्छी बात है कि मार्केट ने ना केवल इस लेवल्स को ब्रेक किया बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है। इसलिए शिल्पा भी आपसे ये भी कह रही थी कि एक नया ब्रेकआउट मिला है तो आपको पोजीशंस को कैरी करना चाहिए, 100% कैरी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके टारगेट अचीव हो गए हैं, आपने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ शेयर को लिया था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इंडेक्स को लिया था, तो उसमें से 20-30% अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहे कर सकते हैं। मैं अदानी एंटरप्राइज़ के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। शिल्पा, आप जरा अदानी एंटरप्राइज़ के चार्ट खोल लीजिएगा। ये आपको पता ही है कि थोड़ी प्रॉब्लम से निकल के बाहर अब आ रही है कंपनीज। 722 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दिखाया। मार्केट एक्सपेक्ट कितना कर रहा था? 304 करोड़। तो जितना मुनाफा मार्केट को चाहिए था उसका जस्ट डबल है। शेयर आप देखिए 4.5% ऊपर भी आ गया है। अभी मेरे पास जो फिगर्स हैं वो इसके पैट की हैं, यानी कि नंबर्स की हैं। एक चीज़ मैं आपको और कर दूँ, इसमें 1.5 रुपये तक का एक डिविडेंड भी दिया है। 1 रुपया 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया। रेवेन्यू करीब 26% के आसपास बढ़ा है। ये 31,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट भी दिखाया, और माफ़ कीजिए रेवेन्यू भी दिखाया। तो प्रॉफिट आपके पास 722 करोड़, जो कि मार्केट के अनुमान से ऑलमोस्ट दोगुना है। और इसके साथ में रेवेन्यू जो आया वो करीब 26% बढ़ कर आया है। इसमें एक वन टाइम लॉस भी एडजस्टेड है करीब 370 करोड़ के आसपास का, वो भी आप देखेंगे इसके अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन हाँ, नंबर प्राइमा फेसी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू के टर्म्स में आपकी 26% की ग्रोथ आई, मुनाफा 722 करोड़ का, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा ही आपको देखने को मिला। 3 मिनट रह गए, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा नंबर्स पढ़ूंगा नहीं, सीधा आपको पता करवा देता हूँ कि आपको ये लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। एक बार शिल्पा आप चेक करेंगे पोजीशंस को लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। ओह, शिल्पा से बातचीत नहीं हो पाएगी, आज हो क्या रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर शेट्टी, एक बार आप जरा चेक करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ क्या BTST करना है कि नहीं करना है? चार्टिकली एक साइडवेज रेंज मूवमेंट हो रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 1980, 1970, 1980। जब तक ये 1970, 80 के आसपास ब्रेकआउट नहीं आते ऊपर के लेवल पे, तब तक रेंज बाउंड एक्शन रहेगा। मेरे ख्याल से जो भी अभी प्रेजेंट चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि जो कल का जो फॉल्स डाउनसाइड ब्रेकआउट अटेम्प्ट था, आज उसके बाद शार्प अपसाइड बाउंस आया। कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में अभी जल्द ही अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है शॉर्ट टर्म में। सर, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल परसों भी ये बात नोटिस करवाई थी कि अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर 1850 का लेवल पार हो गया, और ये ठीक नतीजों से पहले पार हुआ था, और उसके बाद बैक टू बैक अब अच्छे नंबर्स आए। आप 26% आय बढ़ी है, मुनाफा अनुमान से डबल आया, 722 करोड़ रुपए का। डिविडेंड नहीं आया कुछ ज़्यादा, 1.25 रुपये तक का डिविडेंड है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई थी। इसलिए अदानी एंटरप्राइज आप देख रहे होंगे डेज हाई पे जाके बंद कर रहा है। बाजार 18,250 के ऊपर, निफ्टी 43,650 के ऊपर। सीधा चलते हैं बड़ी वॉल पे, वहाँ पे प्रियंका आपको बता रही हैं आज की क्लोजिंग कैसे हो रही है। प्रियंका बताया। बिल्कुल, देखिए आज एक शानदार सेशन रहा। इनफैक्ट आप एक बहुत ही माइनर से दबाव के साथ खुले थे, बाजार ने क्विकली रिकवर भी किया उससे। बैंक स्टॉक्स में अच्छी मूव आई। निफ्टी 18,250 के ऊपर आप क्लोज होते हुए देख रहे हैं, उसके आसपास ही। और बैंक निफ्टी में भी लगभग 350-400 पॉइंट्स तक की बढ़त आपको आज दिन भर में दिखाई दी। इनफैक्ट डेरिवेटिव ट्रेड्स आप देखें, आज एक्सपायरी का दिन है, और ऊपर की कॉल क्योंकि 18,250 एक रेजिस्टेंस था, ऊपर की कॉल में 18,300 हो, 18,400 सब में आपको कॉल बाइंग दिख रही है। और इनफैक्ट पुट राइटिंग आपको बहुत क्लियरली 18,100, 18,200, यानी बेस तो बन गया 18,000, 18,100 के ऊपर। और जिस तरह के विक्स के लेवल थे, बाजार ये कंफर्टेबल हायर लेवल्स पर भी है, ये क्लियरली आपको कई दिनों से ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन से दिख रहा था। आज दिन भर में इंपॉर्टेंट ट्रेड्स क्या रहे? अडानी एंटरप्राइज के नंबर्स अभी आप डिम्पी पढ़ रहे थे, उसी का एक इंपैक्ट है इस वक्त टॉप गेनर में, निफ्टी गेनर्स में। इनफैक्ट ये तीसरा दिन है जब अदानी के स्टॉक्स चल रहे हैं, और अब अदानी एंटरप्राइज का टॉप गेनर रहा। फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी खासी मूव थी। बजाज फाइनेंस सेकंड हाईएस्ट गेनर, लगभग 3% की मूव, 3.5% की मूव के साथ बजाज फाइनेंस सेकंड हाईएस्ट गेनर रहा। और दूसरे फाइनेंस काउंटर्स भी देखें, आप सिर्फ बजाज फाइनेंस को नहीं देखें,
हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स हो, व्हीकल फाइनेंसर्स हो, चोला जैसे काउंटर्स जिनके नंबर्स अच्छे आए, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, कैनफिन होम सुबह अच्छा चल रहा था। और सिर्फ फाइनेंस नहीं, NBFCs में और साथ ही आपके माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स, वहाँ पर भी मूव अच्छी आ रही है। तो नंबर्स अच्छे जहाँ आ रहे हैं, पूरे रब ऑफ इम्पैक्ट आपको पूरे स्पेस पर, पूरे सेक्टर पर आपको देखने को मिल रहा है। आज बैंक्स को बड़ा सपोर्ट ऑफकोर्स हैवी वेट ने हैवी लिफ्टिंग की, HDFC बैंक ने भी। आप टॉप गेनर में देखें और बैंक निफ्टी पर बड़ी मूव जो आई, PSU प्राइवेट दोनों स्पेसेस का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बड़े हैवी वेट FI फेवरेट काउंटर HDFC बैंक ने भी अच्छी खासी हैवी लिफ्टिंग की आज, वहाँ पर आपको मूव दिखाई दी। और आपको लूजर्स में थोड़े से वो स्टॉक जो अच्छे चल रहे थे, डिफेंसेस आप बिल्कुल लगाट पे थे आज। FMCG की बात करें, इनफैक्ट डाबर जैसे स्टॉक्स ने डिसअपॉइंट किया। लगाट्स में आपको UPL जैसे काउंटर, पावर स्टॉक्स चल रहे थे, पावर PSU मेजरली, वहाँ पर आपने देखे प्रॉफिट बुक होते हुए। और इसके अलावा नेस्ले जैसे काउंटर हो और क्रूड के दबाव के चलते ONGC जैसे काउंटर्स हो, वहाँ पर आप देख रहे थे कि दबाव देखने को मिला। और इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि ये लगातार इंट्राडे हाइज बना रहे हैं ये स्पेसेस, मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, मिड कैप में भी आज आपको स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज़ बेस्ड एक्शन काफ़ी देखने को मिला। ABB के अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और नंबर्स के बाद भी बाजार में आज दिन भर मूव मिली भी ABB में, और वो मूव बड़ी भी। ABB में आपको मूव दिखी, इंडिया मार्ट नंबर्स के बाद से ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और साथ ही कुछ फाइनेंस काउंटर्स जिनकी हम बात करें, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस में हो, व्हीकल फाइनेंसेस हो, उन सब में आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दी। लूजर्स में आप देखें तो नंबर्स का जहाँ जहाँ इम्पैक्ट खराब है, हैंगओवर है, वहाँ पर स्टॉक के प्राइस पे भी दिख रहा है। जस्ट लाइक टाटा केमिकल्स, वो एक बीटन डाउन रहा। साथ ही भारत फोर्ज क्लास 8 ट्रक्स की सेल्स आपको याद होगा अप्रैल मंथ में वो इम्पैक्ट हुई है, जिसके चलते भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स में आपको एक मूव दिखी, डाउनसाइड मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल आज आपको बाजार में एक बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिला एक्सपायर, और वो भी तब जब ग्लोबल मार्केट सिनेरियो स्ट्रॉन्ग नहीं था। ग्लोबल मार्केट्स में आप US मार्केट्स में देखें तो वहाँ पर कल गिरावट थी, वीकनेस थी, लेकिन इंडियन मार्केट्स रिजिलियंट थे और आज दिन भर में मूव स्ट्रॉन्ग हुआ। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और IT काउंटर्स में कई सारे IT पैक के काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको मूव दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन, ऊपर के रेजिस्टेंस जो 18,250 के पास का एक रेजिस्टेंस बैंड था, बाजार ने उससे ऊपर क्रॉस किया। तो लॉन्ग के ट्रेड्स यहाँ से भी कैरी करके जाने चाहिए, ये एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। शिल्पा और साथ ही हमारे साथ नागराज हैं, दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की।